नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, ग्राम खुटनिया, पोस्ट तिलौली कला, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने प्लाट पर सूरन, जिमीकंद या एलिफेंट फुट, याम भी कहते हैं इसको, और मध्य यूपी में इसको खंत भी कहते हैं। तो इसकी खेती हमारी हो रही है और इसकी खेती में मुख्य रूप से जो बिंदु हैं उसको मैं आज कवर करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है आप लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी। तो ये जो सूरन या जिमीकंद या बिहार में, झारखंड में इसको ओल भी कहते हैं, इसकी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ऐसी सब्जी है, एक ऐसी सब्जी है जो न्यूट्रिशन और औषधीय गुणों से भरपूर होती है और इसका पूरे वर्ष तक इस्तेमाल किया जा सकता है। और जितने भी लोग इसको खाते हैं या यूज करते हैं इसके फ़ायदे को अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए जो है इसकी खेती दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और किसान भाई भी इसमें रुचि ले रहे हैं। साथ में जो उपभोक्ता बंधु हैं, जो लोग इसको खाते हैं, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से, इसके औषधीय गुणों की वजह से इसको बहुत पसंद करने लगे हैं। जिन एरिया में इसको लोग पहचानते नहीं हैं, इससे परिचित नहीं हैं, अब धीरे धीरे लोग आकर्षित हो रहे हैं। इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इसके साथ साथ इसके बहुत से व्यंजन बनते हैं, यहाँ तक कि बिहार में तो इसके गुलाब जामुन तक बना देते हैं और बहुत सी मिठाइयाँ भी इसकी बनती हैं और साथ में इसका पाउडर भी बनाया जाता है, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इस तरह से इसके बहुत संभावनाएं, इसकी बहुत संभावनाएं हैं भविष्य में। इसकी खेती को लेकर के, इसके उपभोग को लेकर के हर तरह से इसकी बहुत संभावनाएं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन में कभी इसकी सब्जी नहीं खाए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक आध बार तो खाए हैं, दोबारा उनको मिल नहीं पाई है। तो ऐसे क्षेत्रों तक यह पहुँचे, इसका प्रसार हो, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं और वीडियो भी बनाते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, चाहे वो खाने वाले लोग हों या खेती करने वाले लोग हों। यह एक बहुत अच्छी सब्जी है और बहुत महंगी सब्जियों में शुमार है और बड़ी सिटियों में यह 100 रुपये के नीचे, 100 रुपये प्रति किलो के नीचे नहीं मिल पाती है। तो इस सब्जी का खेती और प्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी। तो जब सब्जी पहुंचेगी तभी लोग इसको खा पी करके और तंदुरुस्त हो सकेंगे और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना पाएंगे और साथ में दूसरे लोगों को प्रेरित भी करेंगे। तो आइए आज इसके खेती के विषय में कुछ गूढ़ रहस्य जानते हैं कि इसको क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, जिससे किसान को भी फायदा हो सके और उपभोक्ता को भी फायदा हो सके। तो आप देख रहे हैं ये जमीन हमारी तैयार हो गई है। ये इसमें गोबर की खूब अच्छी तरह से खाद मिला करके और सिंचाई करके, फिर उसके बाद कई बार जुताई करके इस खेत को तैयार कर लिया गया है। और तैयार करने के बाद इसमें बिजाई का काम चल रहा है। क्योंकि हमारे पास मशीनें नहीं हैं तो हम इसको मैनुअली बिजाई करते हैं, जो लेबर लोग काम करते हैं और इन्हीं की वजह से ये इसकी खेती होती है। तो इसमें हम लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 3 फीट रखते हैं और पौधे की दूरी जो है, बीज से बीज की दूरी लगभग 1 फीट से लेकर 1.25 फीट, या कभी कभी बड़ा बीज है तो 1.5 फीट भी रख लेते हैं। और इस तरह से हम इसकी बिजाई कर रहे हैं। तो इसकी बिजाई करने के लिए हम 3-3 फीट पर एक नालियां बनाते हैं हल्की सी, और इसी नाली में हम इसकी बिजाई करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नालियां इधर बन रही हैं और हमारे फार्म के सहयोगी लोग बिजाई करने के लिए ये नालियां बना रहे हैं। और साथ में इधर जो नालियां बन गई हैं उसमें इधर बिजाई हो गई है और कुछ जगह पर बिजाई बीज को रखना बाकी है। तो अभी कुछ फार्म के सहयोगी लोग गए हैं बीज लाने के लिए, फिर इसको बिजाई करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से
ये इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक, यहाँ तक जो दूरी है ये 3 फीट की होती है। इसके सेंट्रल से लेकर इसके सेंट्रल तक 3 फीट होती है, और इसी 3 फीट के अंतराल को ध्यान में देना है। और साथ में ये बीज से बीज की दूरी जो आप देख रहे हैं ये 1.25 फीट है करीब करीब। ये 1.25 फीट लगभग बीज की दूरी होती है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। इस तरह से ये बीज की दूरी होती है। और इस बीज को इसे रख करके और फिर इस पर हम इसी मिट्टी को उठा करके इस पर मेड़ बना देते हैं, इधर भी मेड़ बना देते हैं। इसी नाली में हम सिंचाई करते हैं और इस बेड की जो ये मेड़ बनती है और इस बेड की मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। और भुरभुरी बनी रहने से इसके कंद का विकास ठीक से होता रहता है। आप देख रहे हैं इस तरह से करना होता है। तो अगर इस तरह से करते हैं तो ये मेड़ जब इस पर हो जाती है तो आराम से इसमें मिट्टी जो है हल्की फुल्की बनी रहती है और नाली से पानी का निकास भी हो जाता है। जो ये बीच में नाली बनती है आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ जहाँ बनाया जा चुका है। आइए दिखा देते हैं। ये आप देख लीजिए, अब ये जो खाली वाला हिस्सा था उसमें से मिट्टी उठा करके ये मेड़ बना दी गई है, इधर भी और इधर भी बेड बना दिया गया है। और इन बेड पर जो है, इस बेड के अंदर जो है हमारी सूरन की बीज पड़ी हुई है, जिमीकंद या ओल की बीज पड़ी हुई है। और इसमें हम जब सिंचाई करेंगे तो नमी की मात्रा इसमें घुस जाएगी, अंदर तक प्रवाहित हो जाएगी और बीज जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें से जब बीज जर्मिनेट हो जाएगा तो आराम से ये ग्रोथ करेगा। हाँ, एक बात और आपको बतानी थी कि अगर आपके पास सुविधा उपलब्ध है तो आप इस पर मल्चिंग भी कर सकते हैं। और इसमें दोनों तरह की मल्चिंग हो सकती है। जैसे प्लास्टिक की मल्चिंग भी लोग कुछ करते हैं, प्लास्टिक की पन्नियाँ आती हैं, जो मल्चिंग पेपर आता है उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि जब आप उसकी मल्चिंग कर देते हैं तो जगह जगह पर फिर जहाँ से पौधे निकलेंगे वहाँ पर फिर काटना पड़ता है पन्नी को, तभी हो पाता है। और दूसरा व्यवस्था यह है कि अगर आपके पास गन्ने की सूखी पत्तियां हो या धान का पुआल पड़ा हुआ हो या मटर के जो अवशेष होते हैं, इस तरह से किसी भी फसलों का अवशेष जो है इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। खूब अच्छी तरह से बिछा देना है जिससे कि जमीन कहीं दिखाई ना दे आपको आंखों से। तो जब इसके ऊपर पड़ जाएगी, इस पर पराली डाल देंगे या फसल का कोई अवशेष इस तरह से डाल करके इसको ढक देंगे, तो जब इस पर पानी पड़ेगा तो पानी से यह मेड़ हमारी जो है मेड़ में कटाव नहीं होगा, जिससे ये नालियों में नहीं आएगी इसकी मिट्टी। और जब नालियों में नहीं आएगी तो ये मेड़ जो है हल्की फुल्की भी बनी रहती है, क्योंकि जो पानी की बूंदें पड़ती हैं वो ऊपर से उसी मल्चिंग पर पड़ती हैं और उस मल्चिंग से होकर के धीरे धीरे रिस करके बेड के अंदर जाती हैं। तो मिट्टी हर समय हल्की फुल्की बनी रहती है। एक फायदा ये होता है, और दूसरे इसमें नमी संरक्षित रहती है। दूसरा फायदा होता है, तीसरा फायदा यह है कि इसमें खरपतवार नहीं उगते हैं मल्चिंग की वजह से, तो ये तीसरा फायदा हो जाता है। चौथा फायदा यह है कि वो जो अगर हम जैविक मल्चिंग करते हैं, जैसे गन्ने की पत्तियां बिछाते हैं या धान का पुआल बिछा देते हैं या मटर का अवशेष बिछा देते हैं, इस तरह के अवशेष जब हम बिछा देते हैं तो वो हमारे मिट्टी में सड़ गल करके फिर इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाती है और हमारी जमीन जो है उपजाऊ बनी रहती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आप मल्चिंग कर लेते हैं तो काफ़ी खर्चे से बच जाते हैं। जैसे खरपतवार अगर उगते हैं बिना मल्चिंग के तो उसमें काफ़ी मजदूरी लग जाती है आपकी, जो काफ़ी नुकसान होता है। और अगर ऐसे करते हैं तो बहुत फ़ायदा हो जाता है, ये मजदूरी का काफ़ी हद तक बचत हो जाता है। दूसरे हमको ये बताना था कि अगर आप थोड़ी बड़ी खेती कर रहे हैं, जैसे 5 एकड़ से अधिक कर रहे हैं, 7 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ कर रहे हैं, तो आपको हर हाल में मशीनों का सहारा लेना चाहिए। हम लोग छोटी खेती करते हैं, जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ करते हैं, तो 1 एकड़ 2 एकड़ के लिए थोड़ा सा अपने पास ट्रैक्टर भी नहीं है, तो ट्रैक्टर भी किराए पर आपको हायर करना पड़ेगा और मशीन भी आपको परचेज करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता। तो जब आप मशीन खरीदते हैं तो निश्चित रूप से तभी वायबल है जब आप 5 एकड़ से अधिक की आप खेती करते हैं, तो मशीन जो है वायबल हो जाती है।
क्योंकि मशीन से जब आप बिजाई करते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की बिजाई में खर्चा जो है आता है, और वहीं अगर हम लेबर से करवाते हैं तो यही खर्चा लगभग 20 हज़ार के आसपास पहुंच जाता है कभी कभी, जहां मजदूरों की जैसे अवेलेबिलिटी होती है, जैसा उनका रेट होता है, उसके हिसाब से खर्चे लग जाते हैं। तो इस बात को ज़रूर भी ध्यान देना है आप लोगों को। अगर आपके पास ट्रैक्टर है और आपको लंबी खेती करनी है तो आप निश्चित रूप से मशीन का सहारा लीजिए, और मशीन आपको आराम से मिल जाती है 20 से 25 हज़ार रुपये में। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, उस मॉडिफिकेशन के बाद फिर हमारी खेती बहुत आसान हो जाती है। तो इस प्रकार अगर सूरन की बिजाई आप करते हैं तो इसमें जो खाद देने की बात है, तो कुछ खाद आप दे सकते हैं रासायनिक भी, और कुछ लोग हमको उल्टा पलटा भी बोलते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को, नाती पोतों को मार देंगे, इस तरह से जहर फैला रहे हैं। तो हमारी मजबूरी ये है, किसानों की मजबूरी ये है कि 100% जैविक पर इसलिए नहीं जा सकते कि जैविक खाद से खेती करने के लिए हमारे पास पशु होना जरूरी है, और आजकल ज़्यादातर किसान भाइयों के घर भी इस तरह से खाली पड़े हुए हैं, जिनके यहाँ गाय भैंस नहीं है, दूसरों के घर से दूध आता है। वो किस प्रकार से जैविक खेती कर पाएंगे, आप हमको बताइए। तो ये ज़रूरी है कि पहले तो आप अपने घरों में गाय भैंस जरूर पालें, बकरियां जरूर पालें। अगर इस तरह का काम आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो उनके मल मूत्र अवशेष होते हैं, उनसे हम जो खाद बनाते हैं, उस खाद से हम अपने खेत को समृद्ध बना सकते हैं। हमको रासायनिक खादों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हर फसल के साथ ये नहीं किया जा सकता। जो लोग हमको उल्टा पलटा बोलते भी हैं, वो लोग भी पूर्णतया जैविक खाना नहीं खा पाते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि उनको कहना है, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना है, तो वो अलग बात है। लेकिन आपको जो करना है वो जितना अधिक से अधिक हो सके जैविक का प्रयोग करें। अगर आपके पास नहीं है तो खरीद कर ले आएँ, खेतों में डालें, और साथ में मुर्गी की खाद भी डाल सकते हैं। बकरी की मैगनी भी अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो उसको भी डाल सकते हैं। उस तरह से डाल करके और खेत में अच्छी तरह से मिला करके फिर खेती कीजिए। और इसकी खेती ऐसे है, चाहे हल्दी की खेती हो, चाहे सूरन की खेती, या जिमीकंद या ओल की खेती हो, या फिर बंडा या अरवी की खेती हो, अगर इसमें पर्याप्त जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो रासायनिक खादों की लगभग न के बराबर जरूरत पड़ती है। तो आपको यह जरूर समझना है। मैं एकाएक तो नहीं कहूँगा कि एकाएक आप भी छोड़ दीजिए रासायनिक उर्वरकों को। साल 2 साल तक इस तरह से अगर भारी मात्रा में आप जैविक खादों का प्रबंधन करते हैं, खेत में डालते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल के बाद रासायनिक उर्वरकों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम कंद वर्गीय इस तरह की फसलें, जैसे हल्दी है, या सूरन है, या फिर बंडा है, या अरवी है, या अदरक है, इस तरह की फसलों को हम बड़े आसानी से अपने खेतों में ग्रो कर पाएंगे, और निश्चित रूप से हमको अच्छी सफलता मिलेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। और इसके कंद की कटाई के विषय में हम कई वीडियो डाल चुके हैं। आप हमारे चैनल पर टॉपर किसान पर जा कर के देख लीजिएगा, और कंद को काट करके विधिवत उसका उपचार करके, उपचार के लिए भी हमने वीडियो बनाया है। तो ये करके और तब बुआई करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके उत्पादन की बात करते हैं तो इसका उत्पादन 200 कुंटल से लेकर के 300 कुंटल प्रति एकड़ तक होता है बंधुओं। हालांकि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि 200 कुंटल ही होता है, लेकिन हमने तो प्रैक्टिकली देखा है, खेतों में जाकर के मैंने लाइव टेस्ट किया है, खुदवाया अपनी आंखों के सामने, और मैंने आप लोगों को भी दिखाया है, और बाकायदा बैठ करके मैंने खुदवाया है अपनी आंखों के सामने। उसके बाद उसका वजन करवाया है, और मैंने बाकायदा उसका रेशियो निकाला है कि कितना निकल जाता है। तो उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रोग बीमारी बहुत कम आती है, और इसकी खेती आप कर सकते हैं। और ये पूरे वर्ष तक बिकने वाली फसल है। इसमें कोई टेंशन नहीं है कि आज मूली तैयार होगी तो नहीं बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा, या घिया तैयार हो गई तो आप नहीं बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा। वो स्थिति नहीं है। इसको अक्टूबर से लेकर मई जून तक कभी भी आप बेच सकते हैं।
और इसको भंडारण की भी कोई समस्या नहीं रहती है। इसको खेत में ही हम छोड़े रखते हैं। जब हमको इसको मार्केटिंग करनी होती है, इसको बेचना होता है, तो हम इसकी खुदाई करके तुरंत जो है बेच लेते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये है। और दूसरा ये कि हाई यील्ड है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। दूसरी की ऐसी कोई फसल नहीं है जो 200 से 300 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती हो। और इस तरह से खुदाई किए माल तैयार, हम उसको तुरंत मार्केट में बेच सकते हैं। अगला आदमी उसकी सब्जी बना करके खा सकता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो है आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में एक बात और है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो आपको देखने को मिलें। और हमारे चैनल पर इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको आपकी अर्निंग बढ़ सके और आप समृद्ध हो सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।